हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम है उसका प्रीलिम्स हुआ है 2020 का, उसे टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने और किसका क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ों का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। यदि हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफर साइड है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट से अराउंड 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये मेन फोकस एरिया रहा है। मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन है और वो भी राजपूत और पोस्ट हर्षवर्धन एरा से रिलेटेड है। एज सच जो दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट है या मुगल्स की हिस्ट्री है वहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं। तो मेनली जो क्वेश्चंस बने वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बने और एंशिएंट पार्ट से बने। आर्ट एंड कल्चर के भी एज सच कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं इस बार भी एग्जाम में। इसके बाद में सेकंड सेगमेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। पॉलिटी के अराउंड 17 क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। यदि आपने लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ा है तो बहुत इजी थे वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। कुछ क्वेश्चंस थे जो स्लाइटली डिफ़िकल्ट थे। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेगमेंट है वहाँ से अराउंड 15 क्वेश्चंस बने थे। कार्बन नैनो ट्यूब, बायो चेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन, जो भी टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट यूज़ हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बने। उसके अलावा जो भी चीज़ें न्यूज़ में थी उससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए मिले। तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि जो करंट अफेयर्स है उसका कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ने की अभी हमको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं वो करंट में जो चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स पे बन रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के अराउंड 14 क्वेश्चंस थे और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो बैंकिंग सेक्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज, मार्केट, मनी मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। मेनली जो कंसेप्ट्स थे वो बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। इसके बाद में हम देखते हैं एनवायरनमेंट वाला पार्ट। एनवायरनमेंट के भी अराउंड 12 क्वेश्चंस थे। स्टैटिक पोर्शन से भी थे, करंट पोर्शन से भी थे, कुछ नेशनल पार्क्स पे भी थे। तो हर तरीके के वर्सेटाइल क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा हमको एग्रीकल्चर सेक्टर के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। कुछ स्टैटिक डेटा से रिलेटेड थे, कुछ कंसेप्चुअल्स थे। तो मेनली यदि हम बात करें एग्रीकल्चर की तो ये जो 12 क्वेश्चंस है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्लियरिटी से रिलेटेड थे। इसके बाद में ज्योग्राफी में मेनली जो क्वेश्चंस थे वो प्लेसेस वगैरह से रिलेटेड बने हैं। इसके बाद में अराउंड 5 क्वेश्चंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड बने हैं, जैसे कि कौन सा डायलॉग किस चीज़ से रिलेटेड है, G20 में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको देखने के लिए मिले हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। 19 क्वेश्चंस हैं इस सेगमेंट के, तो हम ये सारे 19 क्वेश्चन आज का ये जो सेशन है इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमितास। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो टर्म है परमितास इसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन है ये अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट है जो कि एपोस्ट्रिक स्टाइल में लिखी गई है, मतलब कि सूत्र स्टाइल में लिखी गई है। सेकंड ऑप्शन था फिलोसफिकल स्कूल है जिसने वेदास को एक्सेप्ट नहीं करा था, डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। इसके बाद में थर्ड जो ऑप्शन है वो है परफेक्शन हुज अटेनमेंट्स लीड टू बोधिसत्व पाथ। इसके बाद में फोर्थ जो ऑप्शन है वो है पावरफुल मर्चेंट गिल्ड थी ऑफ अर्ली मेडाइवल साउथ इंडिया। तो जो इसका आंसर है वो है सी, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लीड टू बोधिसत्व पाथ। तो ये बौद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। बौद्ध जो टॉपिक है वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का और लगभग हर साल हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। पहले इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट आजकल जो क्वेश्चन हम बौद्धिज्म टॉपिक से रिलेटेड देखते हैं वो इन डेप्थ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड होते हैं जैसे ये परमिता। इसके अलावा जो बौद्धिज्म के सेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर परमितास का मतलब होता है परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लीड टू बोधिसत्व पाथ। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमको परमिता के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है जिसका मतलब ये होता है कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो जनरली रिलेटेड है एनलाइटनमेंट से। यदि हम जो महायान सेक्ट है बौद्धिज्म का उसकी टेक्स्ट की बात करें
तो उसमें परिमिता को बेसिस ऑफ ट्रेनिंग कहा गया है। इसका मतलब है फॉर दोज लुकिंग टू अचीव एनलाइटनमेंट। यदि आप एनलाइटनमेंट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको परमिता को अचीव करना होगा। परमिता का मतलब होता है परफेक्शन। महायान टेक्स्ट में मेनली 6 परमितास के बारे में मेंशन है, जो कि विजडम, मॉरलिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन बौद्धिज्म से रिलेटेड था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। इसमें ये पूछा गया है कि रखमाबाई केस ऑफ 1884 किस चीज़ से रिलेटेड था, किस चीज़ से एसोसिएटेड था। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वुमन राइट टू गेन एजुकेशन, सेकंड है एज ऑफ कंसेंट, थर्ड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। देखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 3 ऑप्शंस दिए हैं और 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2, 3 है, यदि आप इस कंडीशन में कि आपने अराउंड 30 क्वेश्चन सही करे हैं और आपके निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, बट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में चांस ले सकते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा ऑल ऑफ द अबाव या 1, 2, 3 जो ऑप्शन होगा उसे टिक कर दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यूपीएससी का जो आंसर होता है वो यही होता है। यदि हम इस केस की बात करते हैं, रखमाबाई केस ऑफ 1884, ये उस समय का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था जो कि वुमेंस की कंडीशन से रिलेटेड था। केस काफ़ी हॉट टॉपिक रहा उस समय का। ऑल्दो ये थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिला एग्जाम में। इससे हमको ये पता चलता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से यूपीएससी किसी भी तरीके के क्वेश्चन बना सकती है। उस समय के इम्पॉर्टेंट केसेस भी पूछ सकती है। वुमेंस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी में, जिस तरीके का हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने मिलता है। तो अब जो इस तरीके के केसेस हैं जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या वुमेंस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, वो भी हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए या उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो हम अटैम्प्ट कर पाएँ। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वुमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, इससे भी रिलेटेड था ये केस। एज ऑफ कंसेंट, मतलब कि आपकी जो शादी की एज है, वुमेंस की जो मैरिज की एज है, उससे भी रिलेटेड था। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, मतलब कि शादी के बाद हस्बैंड वाइफ का साथ में रहना, उससे भी रिलेटेड था। तो ये तीनों ही चीज़ों से रिलेटेड था केस। रखमाबाई, ये जो केस है ये 1885 में आया था। जो रखमाबाई थी, उनकी शादी के 12 साल बाद उनके जो हस्बैंड थे बीका जी, वो चाहते थे कि वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स करें। एक्चुअली ये जो इनके हस्बैंड थे बीका जी, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ रखमाबाई, बट जो रखमाबाई थी वो शादी के 12 साल बाद उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनकी जो शादी थी वो चाइल्ड मैरिज थी। और जब उनकी शादी हुई थी तब उन्हें इम्पॉर्टेंट से नहीं था उनकी मैरिज में, वो आगे अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाहती थी, कंटिन्यू करना चाहती थी, और वो वापस अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी। इस चीज़ से रिलेटेड था ये केस। तो ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 का, वो इस केस के बाद में आया। तो ये एज ऑफ कंसेंट से रिलेटेड था। वो अपना एजुकेशन परस्यू करना चाहती थी, उस चीज़ से भी रिलेटेड था। और ये जो केस था, मेनली इनके हस्बैंड ने ये जो केस इनके अगेंस्ट किया था, वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए किया था। तो ये तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही थे। ओके, ये जो केस था उस समय, इस केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिबेट स्टार्ट हो गई थी इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। और ये वुमेन्स की कंडीशन को सुधारने से रिलेटेड केस था, इसलिए ये उस समय का बहुत इम्पॉर्टेंट केस था और इसलिए ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो यहाँ से हम ये चीज़ क्लैरिफाई करके चलते हैं कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स या इम्पॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या कौन से गैजेट्स, कौन से पेपर्स, कौन से जनरल्स, इनके अलावा कांग्रेस के जो सेशंस हुए हैं वो क्या इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, इसके अलावा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जो हम वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी सोशल मूवमेंट्स हुए हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस हैं इन द हिस्ट्री, वो हमको थोड़ा पता होना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात देखते हैं। तो ये स्लाइटली इजी क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग होते टाइम जो इंडिगो था उसका कल्टीवेशन इंडिया में डिक्लाइन होने लगा, और उसका क्या रीज़न था? पीजेंट्स रेसिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, its unprofitability in the world market because of new invention, national leaders opposition to the cultivation of indigo, government control over the planters.
तो इसका करेक्ट आंसर है बी। हिस्ट्री यदि आपने पढ़ी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थोड़े से भी अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। ये जो इंडिगो कल्टीवेशन है उससे रिलेटेड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ भी हमको देखने के लिए मिलती है 1850s के बाद में। हम देखते हैं कि जब अर्ली और मिडिल सेगमेंट ऑफ 18th सेंचुरी चलता है, उस समय इंडिया जो होता है लीड मैन्युफैक्चरर बन जाता है इंडिगो का, ड्यू टू ब्रिटिशर्स फोर्सफुली इंडियन लैंड पे, इंडियन एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं, जो पीजेंट्स होते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि वो प्रोड्यूस करें इंडिगो को ऑन लार्ज स्केल, क्योंकि उस समय वर्ल्ड में इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। डेनिम्स का जो यूज़ है वो उसी समय स्टार्ट हुआ था, तो इंडिगो काफ़ी लार्ज स्केल पे उस समय लगने लगा था। बट हम देखते हैं कि जो लास्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी होता है, 1875 के आसपास का टाइम, उसके बाद में सिंथेटिक डाई या सिंथेटिक इंडिगो का इन्वेंशन हुआ, जो कि काफ़ी चीपर था एग्रीकल्चर इंडिगो से, और जो उसका प्रोडक्शन टाइम था वो काफ़ी कम था एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चरल इंडिगो। इसलिए सिंथेटिक इंडिगो की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई और एग्रीकल्चर इंडिगो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और यही मेन कारण था इंडिया में एग्रीकल्चर इंडिगो की प्रोडक्शन का डिक्लाइन होने का। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। यदि आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा एनालिटिकल वे में पढ़ा है तो आप हर क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही था, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश करा था। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही वॉज आस्क्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंडन टू डू सो। सेकेंड, ही वॉन्टेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटल लर्निंग इन इंडिया। Third, he wanted to provide William Carey and his associates with employment. D, he wanted to train British civilians for administrative purpose in India. देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कहेंगे नहीं कि आप लैंग्वेज सीखने के लिए या वहाँ पे कॉलेज इस्टेब्लिश करिए। ना ही ब्रिटिशर्स को कोई ऐसा बहुत इंटरेस्ट था कि वो इंडियन लैंग्वेज ओरिएंटल लर्निंग के पर ध्यान दें और इंडिया की बारे में, कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करें। ओके, थर्ड ऑप्शन था विलियम कैरी और उनके एसोसिएट्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, तो ये भी डेफिनेटली कहीं से कहीं तक सही ऑप्शन था नहीं। इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी। He wanted to train British civilians for administrative purpose in India. तब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, वो इस्टेब्लिश हुए। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद में हम देखते हैं कि उनका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है 1780s के आसपास आते आते। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है, यदि आप इस कंट्री को रूल करना चाहते हैं, यदि आप इस कंट्री में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो आपको यहाँ की कल्चर, कस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। और इसलिए ये फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसे इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में। ओके, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनको ट्रेन करने की कोशिश की गई लोकली लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फिर उसके बाद में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वहाँ पे इनको ट्रेन करना स्टार्ट किया गया 1800 से। ब्रिटिशर्स को इंडियन लैंग्वेज या ओरिएंटल कल्चर, ट्रेडिशन, लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव समझाने का मतलब ये था कि वो बेटर कोऑर्डिनेट कर सके गवर्नेंस में। इसके अलावा कोई और कारण से इन्होंने ये कॉलेज इस्टेब्लिश नहीं करा था इंडिया में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद द रेफरेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टिमुलट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। इसमें से कौन सी चीज़ से ग्रेट टिमुलट या उलगुलन एसोसिएटेड है? रिवॉल्ट ऑफ 1857, मपीला रिबेलियन, इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859-60 या बिरसा मुंडा रिवॉल्ट ऑफ 1899-1900। तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा रिवॉल्ट। ये जो बिरसा मुंडा थे इन्हीं का नाम था, उलगुलन के नाम से इनको जाना जाता है, ग्रेट टिमुलट भी इन्हीं को कहा जाता है। जो बिरसा मुंडा थे ये एक इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे और फोक हीरो थे। ओके, ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। ये जो मुंडा ट्राइब है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहती थी। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके हर किसी को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करा। पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुआ, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुआ, आर्टिस्ट थे उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे ये हर किसी को एक्सप्लॉइट करने लगे। धीरे धीरे इनका जो कंट्रोल था वो ट्राइबल एरियाज तक पहुंच गया। और हम देखते हैं कि 1890s आते आते जो छोटा नागपुर प्लेट्यू के हम आदिवासी फॉरेस्ट जो
वहाँ का फॉरेस्ट एरिया देखते हैं, वो ब्रिटिशर्स जो माइग्रेंट लेबर्स थे, जो माइग्रेंट्स थे उस समय के, जो दूसरे स्टेट से आ रहे थे, उनको देने लग रहे थे। किस चीज़ के लिए? फॉर सम प्रॉफिट, कुछ उनको पैसे मिलते थे उस चीज़ पे, वो वहाँ की लैंड दूसरे स्टेट से आए हुए लोगों को देने लग रहे थे, जिसके कारण जो वहाँ पे ऑलरेडी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी उनकी लाइवलीहुड डेंजर में आ गई। उनका मेन जो ऑक्यूपेशन था वो लैंड से रिलेटेड था और उनके पास में वहाँ की जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वो भी चले गए, और जिसके कारण हम देखते हैं कि जो ये मुंडा ट्राइब है वो रिवॉल्ट करती है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्यों रिवॉल्ट करती है? ड्यू टू एग्रेरियन ब्रेकडाउन एंड कल्चरल चेंज। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज, इनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स कर रही थी, और ये जो एग्रेरियन ब्रेकडाउन देखते हैं हम, जो उनकी लैंड को कैप्चर कर लिया गया था उसके कारण, तो इसी कारण ये मुंडा रिवॉल्ट होती है इन 1899। ओके, बिरसा मुंडा की बात करी जाए तो ये इम्पॉर्टेंट फिगर है इस रिवॉल्ट का। इन्होंने एक न्यू रिलीजन भी फाउंड करा था जिसका नाम था बिरसेट। बिरसेट ये जो रिलीजन था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि आप एक ही भगवान में बिलीव करें, और जो लोग कन्वर्ट कर दिए गए थे क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए, उन्हें वापस से रिवर्ट किया जा सके अपने ओरिजिनल रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए। ओके, और जो लोग थे वो इनको इकोनॉमिक रिलीजन हीलर, मिरेकल वर्कर और प्रीचर के नाम से जानते थे। तो ये बिरसा मुंडा काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं और आपको इनके बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में नेक्स्ट ईयर कुछ और भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि जो रिलीजन था जो इन्होंने फाउंड किया था उसका नाम था बिरसेट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये वापिस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। पनीनी इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र शुंग, अमरसीमा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त टू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 and 2, 2 and 3, 3 only, 1, 2 and 3। यदि आपको इसमें एक स्टेटमेंट पता है कि वो गलत है तो आप आराम से ये सॉल्व कर सकते हैं, और वो है स्टेटमेंट नंबर 2। ये गलत है। ये जो अमरसीमा थे ये इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू थे, ओके, जिनका टाइम पीरियड था अराउंड 4th century AD के आसपास का। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3। ओके, यदि यहाँ पे आपको यही पता है कि जो अमरसीमा थे वो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 7th century का है, तो इतने में ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यदि हम ओवरऑल फैक्ट्स की बात करें तो जो पनीनी थे इनका जो टाइम पीरियड था वो अराउंड हम देखते हैं 520 से लेकर 460 BC के आसपास तक का है। जो कालिदास हैं ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे, तो ये डेफिनेटली सही है, ये 9 रत्न में से एक थे। और ये जो अमरसीमा थे ये भी जो चंद्रगुप्त टू हैं इनके 9 रत्न में से एक थे। ओके, तो पनीनी जो थे जिनका टाइम पीरियड था 520 से 460 BC तक का, ये संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी है इनने, ग्रामेरियन थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे उस समय। इसके अलावा यदि हम पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे पतंजलि थे। ओके, तो यहाँ पर यदि आपको एक ही फैक्ट पता था तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। अब यदि हम पनीनी की बात करें तो ये संस्कृत ग्रामेरियन थे। इन्होंने जो बुक लिखी है काफ़ी कंप्रेहेंसिव और साइंटिफिक थ्योरी लिखी है, फोनेटिक्स पे, फोनोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजी पे। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक है उसका नाम है अष्टाध्यायी। और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य लिखी जो अष्टाध्यायी के ही बेसिस पे लिखी गई थी। इसके बाद में यदि हम अमर सिम्हा की बात करते हैं तो ये भी संस्कृत ग्रामेरियन थे, पोएट थे। इनके बारे में हमको काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता, बट इतना पता है कि ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में थे और ये जो इनके 9 जेम्स थे चंद्रगुप्त टू के उनमें से एक थे। अब हम चंद्रगुप्त टू की बात करें तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेट गुप्ता किंग थे। इनके टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने पीक पे था। इनका जो टाइम पीरियड था वो था 380 से लेकर 415 AD तक का।
और इसी समय जो गुप्ता एम्पायर था वो अपने पीक पे था। जो कालिदास थे क्लासिकल संस्कृत राइटर, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। इन्होंने काफ़ी सारे ग्रेट पोएट और ड्रामा उस समय लिखे, जैसे कि मालवी का अग्निमित्र हो गया या शकुंतलम हो गया। और जो इनकी मेनली जो प्ले और पोइट्री होती थी वो प्राइमरली बेस्ड थी वेदास पे, महाभारत पे और पुराण्स पे। तो अमर सिन्हा और कालिदास दोनों इन्हीं के कोर्ट में थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, यदि आपको थोड़े से भी फैक्ट याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें औरंग, इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, बनीना, इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मिरासीदर, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। यदि हम इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 2 और 3। फर्स्ट गलत है। फर्स्ट जो औरंग होता है इसका मतलब होता है वेयर हाउस। ये एक पर्शियन वर्ड है। ओके, इसके बाद में ये जो बनीनाज है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे 18th सेंचुरी में। बाद में धीरे धीरे इनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम हो गई। अब ये जो मिरासीदर थे ये स्पेशली साउथ इंडियन वाले रीजन में थे। जो रैयतवाड़ी सिस्टम था उसमें इनका इम्पोर्टेंट होल्ड था। ये जो मिरासीदर होते थे ये बेसिकली हेरिडिटरी ओनर्स होते थे लैंड के। जो लैंड एरिया इनके पास होता था वो इसे किसी को बेच नहीं सकते थे, इनको प्रोहिबिट किया गया था बाय लॉ फ्रॉम बीइंग सोल्ड। बट ये जो इनकी लैंड थी उसको लीज पे देते थे टेनेंट्स को, और फिर बाद में उनसे कुछ नॉमिनल फीस मिलती थी इनको, और वो जो फीस होती थी उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स को बाद में टैक्स भरते थे। तो ये जो मिरासीदर थे ये मेनली साउथ इंडिया वाले रीजन में थे, रैयतवाड़ी सिस्टम में। ओके अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। गांधी जी और जो मार्क्सिज्म थे इनकी जो थ्योरी थी, इनके जो थॉट्स थे उसमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा डिससिमिलरिटीज़ भी थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन चारों में से कहाँ पे इन दोनों का एक जैसी सोच थी। फर्स्ट है द फाइनल गोल ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी, सेकेंड क्लास स्ट्रगल, थर्ड एवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फोर्थ है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटलेस सोसाइटी। गांधी जी का और मार्क्सिज्म दोनों का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव था, एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाना जहाँ पे लोगों के पास प्रॉपर राइट्स हों, गवर्नमेंट के पास कम से कम पावर हो, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो। ये दोनों के ही मेन ऑब्जेक्टिव थे, बट जो तरीका था, जो मीन था इसको अचीव करने का, दोनों का अलग अलग था। गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, वहीं पे जो मार्क्स थे वो इसको अचीव करना चाहते थे थ्रू वायलेंट। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव एक था बट अचीव करने का तरीका डिफरेंट था। ओके दोनों ही स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे, जिसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट हो वो रूल ऑफ लॉ के थ्रू हो, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, लिमिटेड गवर्नमेंट हो, लोगों के पास राइट्स हों, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वापस बौद्धिज्म से रिलेटेड। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का वो भी बौद्धिज्म से ही रिलेटेड था, उसमें हमने डिस्कस किया था परमितास के बारे में। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बौद्धिज्म से रिलेटेड है और इसमें बौद्धिज्म के सेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है स्थाविरवादीन्स बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म। सेकेंड है लोकत्रवादीन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। थर्ड है द डीइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। यदि आपने थोड़ा डिटेल में बौद्धिज्म के बारे में पढ़ा है तो जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इन 383 BC, उसी में हमको डिवीजन देखने के लिए मिलता है स्थाविरवादीन के बीच में और महासंघिका के बीच में। और ये जो महायान बुद्धिज़्म है वो महासंघिका से रिलेटेड है। तो ये
फर्स्ट स्टेटमेंट यहीं पर गलत हो जाता है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी यहीं पर कट जाता है। अब बचता है 2 और 3 और 3 ओनली। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमको पता ही है, डेफिनेटली सही है और हमने पढ़ा भी है। द डीएफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म। महायान बुद्धिज्म में बौद्ध को एज अ गॉड माना जाता है और ये चीज़ महासंघिका से ही बाद में आई थी, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है। अब यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धिज़्म का डिटेल नॉलेज होना चाहिए था। बुद्धिज़्म के अराउंड 18 स्कूल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, अराउंड 18 सेक्ट्स। इसके अलावा हम कई जगह पर 30 स्कूल्स हैं बुद्धिज़्म में, बट मेनली 18 स्कूल्स हैं, जिसमें से एक लोकत्रवादीन है। और ये जो लोकत्रवादीन है वो महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म से ही बाद में इमर्ज होकर आया था। तो जो इसका आंसर है वो 2 और 3 है। ओके ये थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, इससे हमको ये पता चलता है कि बौद्धिज्म, जैनिज्म, दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, और इनके बारे में आपको हर डिटेल पता होना चाहिए। इसमें क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या सेक्ट्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो डिवीज़न हमको देखने मिलता है बौद्धिज्म में, वो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड काउंसिल में हमको देखने मिलता है, जो बौद्ध की डेथ के 100 ईयर्स बाद हुई थी, 383 BC के आसपास वैशाली में हुई थी। यहाँ पर हमको 2 डिवीज़न देखने मिलते हैं, एक है अक्रियवादीन और एक है स्थाविरवादीन। ठीक है, तो ये जो अक्रियवादीन है उसी से रिलेटेड था महासंघिका स्कूल उसी को कहा जाता था, और जो स्थाविरवादीन था वो एक अलग स्कूल था। ठीक है, और बाद में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट 7th सेंचुरी होती है इस डिवीज़न के बाद, उसके बाद में महासंघिका जो होता है उसमें और हमको डिविजन्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे लोकत्रवादीन, फिर एकव्य बहारिका, इसके बाद में कोकत्तिकास। तो ये सारे स्कूल्स हमको महासंघिका में ही देखने मिलते हैं, ये इसी की ब्रांचेस होती हैं जो बाद में इमर्ज होकर आती है। स्थाविरवादीन एक छोटे लेवल पे ही इमर्ज होता है और वहीं पर रह जाता है, सिमट जाता है, क्योंकि जो स्कूल होता है ये काफ़ी रिगरस होता है, इसके जो रिचुअल्स होते हैं वो काफ़ी रिगरस होते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, जिसके कारण इसमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हम डेवलपमेंट बाद में नहीं देखते हैं। मेनली जो स्कूल्स का डेवलपमेंट हमको देखने के लिए मिलता है वो हमको महासंघिका या महायान बुद्धिज़्म इन सब चीज़ों में ही देखने के लिए बाद में मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है और आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। जो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी होता है, मतलब 1800 से लेकर 1850 तक का टाइम पीरियड, उस समय हमको क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है इंडिया में ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यदि आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ी है और उसके अंदर पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, रेलवे लाइन वर लेड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। फोर्थ बिल्कुल गलत है। रेलवे लाइन से एज सच कोई इंडस्ट्री का रूइंड होना या कोई एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, उससे रिलेटेड नहीं है ये। फिर हम देखते हैं मशीन का इंट्रोडक्शन इंडिया में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है वहाँ पे इंग्लैंड में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो जाता है, एडवांसमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी चीप होती है, वहाँ के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं, जिसके कारण इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती है वो उसकी वजह से रूइंड हो जाती है। क्योंकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया आते थे, इंपोर्ट किए जाते थे, उन पे बहुत कम ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसके कारण वो काफ़ी सस्ते थे, चीप थे इन इंडियन मार्केट, और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इसके कारण रूइंड हो जाती है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री से। अराउंड 700 AD से लेकर 1000 AD के बीच की हिस्ट्री पूछी गई है। मेनली
राजपूट्स, गुर्जर प्रतिहार, ट्राई पार्टी स्ट्रगल, उनसे रिलेटेड ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। यदि आपने उस समय की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपको इन इवेंट्स को। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज। जो मिहिर भोज या किंग भोज कहलाते थे उनके अंडर प्रतिहार डायनेस्टी इमर्ज होकर आई थी और कन्नौज उनकी कैपिटल बनी थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर से रिलेटेड। सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन वन। इसके बाद में चोला जो किंग थे परंतक, उनसे रिलेटेड है। चोला पावर उनके अंडर इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद में लास्ट स्टेटमेंट है जो पाल डायनेस्टी है उसको फाउंड किया था गोपाल ने। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको दो इवेंट्स के बारे में अच्छे से पता हो तो आप दो चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली जोड़ सकते हैं। वो है 4 और 1। 1 के पहले 4 आएगा, ये यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। अब वो कैसे? यदि आपने ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में सुना हो जो राजपूत, गुर्जर प्रतिहार और पाल डायनेस्टी के बीच में चल रही थी, तो जो पाल डायनेस्टी थी वो अपने पीक पे थी, तब प्रतिहार डायनेस्टी अपने पीक पे थी और जो राजपूत डायनेस्टी थी वो अपने पीक पे थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये गोपाल जो किंग थे वो डेफिनेटली राजा मिहिर भोज के पहले आए होंगे, क्योंकि मिहिर भोज के टाइम पे जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी थी उनने पाल्स को डिफीट करके कन्नौज पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था, कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया था। तो ये जो पाल डायनेस्टी थी वो पहले इस्टेब्लिश हुई होगी मिहिर भोज के आने के, तो जो गोपाल जो किंग है वो पहले रहे होंगे। तो इसमें 2413 या 3412 इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन हो सकता है। ए और बी वाले जो ऑप्शन है जिसमें 1 और 4 दिया हुआ है ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब यदि आपको महाबलीपुरम के बारे में पता है, वहाँ पे जो महेंद्र वर्मन और पल्लव डायनेस्टी है इन्होंने रूल किया और यहाँ पर जो टेम्पल्स वगैरह बने हैं वो काफ़ी पुराने हैं, 500 AD तक के हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है जो महेंद्र वर्मन है वो पहले होंगे 2। तो 2413 यहाँ से हम ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आपको ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में पता है तो आप आराम से ये चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 के बाद में 1 आएगा, 1 4 के पहले आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे यदि आपको ये पता है कि जो महाबलीपुरम के जो इम्पोर्टेंट साइट है और वहाँ के जो टेम्पल्स है, जहाँ वहाँ का जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो कब बना हुआ है, क्योंकि उसमें से जो लाइट हाउस है महाबलीपुरम का वो महेंद्र वर्मन वन ने बनवाया है। तो आप वहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो रूल था वो अराउंड 500-600 AD के आसपास था। तो महेंद्र वर्मन बहुत पहले आएंगे। तो 2413 इसका करेक्ट आंसर होगा। मिहिर भोज का टाइम पीरियड है 836 से लेकर 885 AD तक का। इनको भोज वन या मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। ये इम्पॉर्टेंट रूलर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। इनके टाइम पे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी अपने पीक पर थी। इनके फादर को इनने सक्सीड किया था। ये जो भोज थे ये डिपोटी थे विष्णु के। इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनने आदिवरा का टाइटल भी लिया था और इनकी जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। ये जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रही थी राजपूत के बीच में, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में, वो मेनली चल रही थी कन्नौज पे रूल करने के लिए। जैसे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं कि मगध एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहती है, बट मगध के बाद में जो अर्ली मेडाइवल वाला पीरियड रहता है उसमें कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट सेंटर के रूप में इमर्ज होकर आता है और वहाँ पे रूल करने के लिए ट्राई पार्टी स्ट्रगल चलती है। अब महेंद्र वर्मन की हम बात करते हैं तो इनका टाइम पीरियड था 600 से लेकर 630 AD के बीच में। ये पल्लव किंग थे जिनका रूल था सदर्न पोर्शन ऑफ द प्रेजेंट डे आंध्र रीजन में, ठीक है, और नदर्न रीजन ऑफ व्हाट फॉर्म प्रेजेंट तमिलनाडु। जो महाबलीपुरम जो प्लेस है वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है वो इसी डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाई है और ये ग्रेट पैटर्न थे लेटर्स और आर्किटेक्चर के। इन्होंने जो महाबलीपुरम का लाइट हाउस है उसे कंस्ट्रक्ट करवाया है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रांतक चोला के बारे में। इनका टाइम पीरियड काफ़ी बाद में है। ये 907 से लेकर 955 AD तक का रूल रहा है इनका। ओके, इनका जो टाइम पीरियड था वो सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का टाइम पीरियड था। इंपॉर्टेंट किंग थे ये चोला डायनेस्टी के। इसके बाद में यदि हम गोपाल की बात करते हैं तो जो पाल डायनेस्टी है उसको इन्होंने फाउंड किया था
बंगाल वाले रीजन में इनका टाइम पीरियड था 750 से लेकर 770 80 तक का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी था, बट आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो कि कौन सी इवेंट कब हो सकता है और आप थोड़ा सा हिस्ट्री को इधर उधर जोड़ते तो ये क्वेश्चन ईजिली आप करेक्टली अटैम्प्ट कर पाते। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिफाइन द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर टू इन द सोर्स ऑफ द पोस्ट हर्षा परेड। हम देखते हैं कि पोस्ट हर्षा परेड में एक वर्ड हमको देखने के लिए मिलता है उस समय की टेक्स्ट में, जो है हुंडी। तो यहाँ पर हुंडी का मतलब क्या है? ये भी अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री का जो 1000 AD के आसपास का पार्ट है तब की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। An advisory issued by the king to his subordinates, a diary to be maintained for a daily account, a bill of exchange, an order from the feudal lord to his subordinate। तो इसका आंसर है a bill of exchange। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपने पता है तो ही आप दे सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। हुंडी बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि मेडाइवल इंडिया में हम इसके बारे में सुनते हैं। ये उस समय ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय साखाराम गणेश देशकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साखाराम गणेश ने देशकर कथा बुक लिखी थी, वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट वॉर्न अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट्स हाइप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द माइंड। सेकेंड, इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले एंड फोक सॉन्ग। थर्ड, द यूज ऑफ देश बाय देशकर वॉज इन द स्पेसिफिक कंटेक्स्ट ऑफ द रीजन ऑफ बंगाल। तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। ये वापिस ऐसा क्वेश्चन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और 1, 2 and 3। तो इसका आंसर है 1, 2 and 3। ये क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट कर सकते हैं तब आपको इसके बारे में पता हो, या फिर आपके मैक्सिमम 30 क्वेश्चन एग्जाम में सही होने के चांसेस हैं और आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पाएगा तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया कि मोस्टली ऐसा होता है यूपीएससी में कि तब इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप इसमें 1, 2, 3 लगा सकते थे। यदि हम साखाराम गणेश देशकर की बात करें तो ये 1869 से 1912 तक थे। ये क्लोज एसोसिएट थे श्री अरविंदो के। श्री अरविंदो रिलेटेड थे स्वदेशी मूवमेंट से। ये जो साखाराम गणेश थे ये मराठी ब्राह्मण फैमिली से आते थे, बट बंगाल में सेटल हो गए थे और बाद में स्वदेशी मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड थे। स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे तो डेफिनेटली वाला स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो स्वराज वर्ड है वो पहली बार साखाराम गणेश देशकर ने अपनी बुक के अंदर यूज़ किया था, और जो बंगाली रेवोल्यूशनरी ग्रुप था उनको इनकरेज किया था कि वो आगे आए और इस तरीके से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इनकी जो बुक है उस बुक ने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये जो देशकर कथा, ये जो बुक है ये डील करती है किस तरीके से फॉरेनर्स ने इंडिया को एक्सप्लोर किया, किस तरीके से इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, और इस बुक में इन्फ्लुएंस किया गया है यंग मैन ऑफ बंगाल को कि वो पार्टिसिपेट करें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में और अपने आप को स्वदेशी मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करें। तो ये बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्वदेशी मूवमेंट से एसोसिएटेड है। यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आती है कि यदि कोई इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो या स्वदेशी मूवमेंट हो या कोई भी CDM हो, कोई क्विट इंडिया मूवमेंट हो, उस समय यदि कोई इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई है, नॉवेल लिखी गई है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर में स्लाइटली टफ हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और जो क्वेश्चन है वो क्वाइट डिटेल्ड है। आपने यदि डिटेल में स्टडी नहीं करी है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है।
इजी क्वेश्चन है ये एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हमने पढ़ा होता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन्विटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड है विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद CDM। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। फोर्थ है रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है इसका सही है, सेकंड वाला जो है वो भी सही है। थर्ड वाली जो डिमांड थी गांधी जी की उसको लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, जो कि गलत है। इसके बाद में जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 4। इसका जो आंसर है वो बी है। ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, यदि आपको इसके 1-2 पॉइंट्स भी पता होते तो आप इजिली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो गांधी इरविन पैक्ट था वो 1931 के सितंबर से दिसंबर के बीच में हुआ था। इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करे थे, लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट करे थे। जैसे कि गवर्नमेंट एग्री हुई थी कि वो विड्रॉ कर लेगी अपने सारे ऑर्डिनेंस को। उसके बाद में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज़ कर देगी एक्सेप्ट दोज हु इन्वॉल्व इन वायलेंस। इसके बाद में थर्ड जो एक्सेप्ट की थी इनने डिमांड वो थी, एग्री किया था कि पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स को अलाउ करेंगे, ये उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे। इसके अलावा रिवोक द बैन ऑन द INC, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे जो बैन था उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा रिस्टोर करेंगे द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सत्याग्रहीज, जो सत्याग्रही इसकी जो प्रॉपर्टी थी जो ब्रिटिशर्स ने हड़प ली थी उसको वापस की जाएगी। इसके अलावा एग्री किया था कि जो कलेक्शन ऑफ सॉल्ट बाय द पीपल नियर द सी कोस्ट है उनको परमिशन दी जाएगी। एग्री किया था कि जो फाइन है जो अभी तक कलेक्ट नहीं की गई है उसको नहीं कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके साथ लीनियंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा यदि उन्होंने रिज़ाइन किया हो ड्यूरिंग CDM। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डिमांड्स थी जो गांधी इरविन पैक्ट के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट करी थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था द विट्ठल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जनरल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय। जो विट्ठल विध्वंसक जो फर्स्ट मंथली जनरल था अनटचेबल पीपल को टारगेट करते हुए उनकी प्रॉब्लम को दिखाते हुए वो किसने पब्लिश किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल बाबा वालंकर, सेकंड ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, थर्ड है मोहनदास करमचंद गांधी और फोर्थ है भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका आंसर है ए गोपाल बाबा वालंकर। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यदि आपको पता है तो पता है और नहीं पता है तो नहीं पता है। गोपाल बाबा वालंकर की यदि हम बात करें तो ये गोपाल कृष्ण के नाम से जाना जाते हैं। 1840 से लेकर 1900 तक का टाइम पीरियड रहा था। ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है एक्टिविस्ट का जो वर्क कर रहे थे टू रिलीज द अनटचेबल पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर हिस्टोरिक सोशो इकोनॉमिक ऑपरेशन। इनका जो जनरल था उसमें काफ़ी ज़्यादा रेशियल थ्योरीज दी हुई थी और बताया था कि किस तरीके का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये अनटचेबल्स को लेकर पहला इस तरीके का स्टेप लिया गया था जो लिया था गोपाल बाबा वालंकर ने। हम इस बार का जो पेपर देखते हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 1900 के पहले जो इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक मूवमेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करा था और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा था उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने। तो उस समय के जो भी इम्पॉर्टेंट फिगर्स थे जिन्होंने वुमेंस की कंडीशन सुधारने या डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी अनटचेबल्स को लेकर कुछ भी काम करा है तो उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको डिटेल में पता होनी चाहिए कि किसने कौन सा जनरल लिखा या कौन सा पेपर रिलीज़ किया या कौन सी बुक लिखी। ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये बात हमको पता चलती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यवापा एंड द्रोणवापा रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है मेजरमेंट ऑफ लैंड, कॉइन ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, फोर्थ है रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसका आंसर है मेजरमेंट ऑफ लैंड। ये जो टर्म है कुल्यवापा और द्रोणवापा ये गुप्ता पीरियड के टाइम यूज़ की जाती थी फॉर द मेजरमेंट ऑफ लैंड।
निवर्तना, कुल्यवापा, द्रोणवापा, ये गुप्ता पीरियड के टाइम की डिफरेंट लैंड मेजरमेंट टेक्निक्स हैं और टर्म्स हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू द इंस्क्रिप्शन। Whosoever praise his religious sect or blame other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. Okay, तो यदि आपको एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है और आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में पता है और ये स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये अशोका की धम्म पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है और ये आपको अशोकन इंस्क्रिप्शन से ही मिल सकता है। तो इसका आंसर है अशोका। धम्म बेसिकली मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, आपको किस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, ये अशोका की धम्म पॉलिसी थी जो इन्होंने अपने एडिक्ट्स पे लिखवाई थी, अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाई थी। ओके, अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के और इनकी पॉलिसी ऑफ पब्लिक वेलफेयर और जो इनकी धम्म पॉलिसी है वो काफ़ी फेमस है और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। इजी था ये क्वेश्चन, ऐसा कोई टफ नहीं था। यदि आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली कर सकते थे। With reference to the period of Gupta dynasty in ancient India, the town of Ghantasala, Kadura and Chol were well known as port handling foreign trade, capital of powerful kingdom, place of exquisite stone art and architecture, important Buddhist pilgrimage center। तो ये जो घंटासला, कदूरा और चौल जो प्लेस है ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे थी और ये पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड प्लेसेस थी। ये मेन पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी उस समय की। तो ये काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। इसके बारे में हम इजीली नहीं पढ़ते, ताम्रलिप्ति के बारे में हम पढ़ते हैं उस समय के इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स में, बट ये काफ़ी यदि हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो उस समय ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश्ड था, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता था उस समय। इंटरनल ट्रेड बाय रोड होता था और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता था वो मेनली बाय सी होता था, तो पोर्ट सिटीज़ से होता था। यदि हम देखें जो रोमन एम्पायर है उनसे जो ट्रेड होता था वो मेनली पोर्ट सिटीज़ के थ्रू होता था, जिसमें कल्याण, चौल, भरूच और कैम्बे आती थी इन वेस्टर्न इंडिया। ताम्रलिप्ति इम्पॉर्टेंट पोर्ट था बंगाल का उस समय का, जो कि चाइना, सिलोन, जावा और सुमात्रा से ट्रेड करता था। और यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते तो आंध्र प्रदेश की दो मेन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी उस समय की, कद्दूरा और घंटासला। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी उस समय की जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बना था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वापस रिलेटेड है बौद्धिज़्म से। बौद्धिज़्म से अराउंड 3 क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिले और तीनों ही क्वेश्चन डिटेल्ड क्वेश्चन थे। ओके, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। पहला है परिव्रजक। परिव्रजक का मतलब होता है रेनुंसिएंट और वेंडरर। सेकंड है शर्मन, प्रिस्ट विद अ हाई स्टेटस। थर्ड है उपासक, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। तो इसका आंसर है 1 और 2। जो शर्मन जो वर्ड है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यूज़ किया गया है मेनली फॉर दोज पीपल जो एसेटिक लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, पेनेंस, ऑस्टेरिटी की तरफ जाते हैं, उनके लिए मेनली ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस इसका मतलब नहीं होता है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत। तो इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है, परिव्रजक का मतलब भी वेंडरर होता है, संत जो एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनको हम परिव्रजक बोलते हैं। श्रमण का मतलब हमने समझ लिया। उसके बाद में जो उपासक होते हैं वो ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म होते हैं। ओके, श्रमण का मतलब क्या होता है, वो प्रैक्टिस्ड एंड एसेटिक, स्ट्रिक्ट और सेल्फ डिनाइंग लाइफ स्टाइल इन परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। ये जो कंसेप्ट है वो मेनली जैनिज्म और बुद्धिज्म में यूज़ होता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन गलत है और 1 और 3 इसमें सही है। यदि आपको यहाँ पर श्रमण का मतलब पता था तो आप इजीली ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। तो ये जो पेपर है इससे हमको ओवरऑल पता चलता है कि जो
बुद्धिज़्म रिलीजन है उससे रिलेटेड काफ़ी इन डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चन स्लाइटली इजी थे, कुछ क्वेश्चन टफ थे। उसके अलावा यदि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, यदि हम रिलीजन को छोड़ देते हैं, तो उसके अलावा जो दूसरे भी क्वेश्चंस थे उसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जैसे हम अशोकन इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा गया है उसकी बात करते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे, जैसे गुप्ता पीरियड के टाइम के जो दोनों क्वेश्चंस थे, एक तो लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, उनके बारे में जो क्वेश्चन था वो टफ था। उसके अलावा जो पोर्ट सिटीज़ दी गई थी वो भी काफ़ी टफ क्वेश्चन था। वहीं पर यदि हम देखते हैं अर्ली मेडाइवल पीरियड की बात करते हैं, तो एक जो क्वेश्चन था वो ऑप्शंस के थ्रू आप इजीली एलिमिनेट करके कर सकते थे, और जो एक क्वेश्चन था हुंडी से रिलेटेड वो थोड़ा डिटेल था। तो यहाँ पर यूपीएससी ने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो टर्म्स से रिलेटेड थे, स्पेसिफिक टर्म्स से रिलेटेड थे। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडावल इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो टर्म्स है उस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसमें इंपॉर्टेंट जनरल्स, इंपॉर्टेंट बुक्स किसने लिखी है, और यदि कोई भी इवेंट सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है और सोशल चेंजेस से रिलेटेड है, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट लीडर्स है, इम्पॉर्टेंट फिगर्स है उस समय के, वो पता होना चाहिए। तो हमारा ये जो सेशन था उसमें हमने हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पॉलिटी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।